गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 61 का मैथ का एनालिसिस वीडियो के बारे में। आज हम लोग मैथ के कुछ 20 महत्वपूर्ण जो आपके जेएसएससी एग्जाम में यूजफुल हैं, आ सकते हैं, उसी पैटर्न के आधारित पर मैथ के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। कोई भी प्रकार का क्वेरी, टेस्ट, बैच, कोई भी चीज का क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 4 पर पावर 11, 5 पर पावर 5, 3 पर पावर स्क्वायर और 13 पर पावर स्क्वायर में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना करें। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिनका विभाजन एक और खुद को छोड़कर किसी से ना हो। तो हम इसके, चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो 2 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4। पावर क्या है, 11। 5 पर पावर है 5, क्योंकि ये एक सम संख्या है। 3 पर पावर स्क्वायर, ये एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 13 भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अगर 2 का फैक्टर लिखेंगे तो 22 हो जाएगा। 5 का 5, 3 का 2 और 13 का स्क्वायर। अब देखिए इनके कितने गुणनखंड है, 2, 4, 5, 9 और 22। टोटल कितने हो गए? अगर सभी गुणनखंड की कुल संख्या अगर जोड़ना हो तो जोड़ के कितना आएगा, 31। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसके हम क्या किए, अभाज्य संख्या के जितने गुणनखंड निकले उन्हीं का सभी का योग कर दिया और आंसर क्या आया, 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी से रिलेटेड है। 60 और 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? सबसे पहले ये बताइए, 60 और 80 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं? सबसे पहले आएगा 61, उसके बाद देखिए 67, उसके बाद 71, 71 के बाद 73 और 73 के बाद 79। ये 5 ऐसे अभाज्य संख्या आएंगी जिनका किसी से भी डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो अब बोल रहे इनका योग देखिए, 1 और 7 8 और 1 9 और 3 12 और 9 1 21। यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरा, 1। और यूनिट डिजिट किसमें 1 है, बी नंबर। हम पूरे को जोड़ के समय का बर्बाद नहीं करें, डायरेक्टली देख सकते 1 + 7 8 और 1 9 3 12 9 21। हाँ, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, लास्ट में 1। चारों ऑप्शन में हम देखें तो एक ही ऑप्शन में क्या है, 1। तो हम किसको टिक कर देंगे, बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 3 आदमी एक स्थान से चलते हैं, उनके कदम जो है क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के। उनके कदम एक डिस्टेंस है 63 70 और 77। 63 70 और 77, ठीक है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी जानी चाहिए जिससे उसके पूरे कदम तय कर सके? तो हम हमेशा न्यूनतम दूरी के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालिए, डायरेक्टली 7 से काट दिया, 7 × 63 10 और 11। अब तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए 7 × 9 63 × 10 630 × 11, यानी हम लिख सकते हैं 630 और 630। तो 0 3 9 और 6, आंसर क्या आ जाएगा, 6930 सेंटीमीटर। बेहद आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है, एक घातांक और करनी का एक सवाल है जो बहुत ही आसान है, और देखिए इसको कैसे आप बना सकते हैं। देखिए 2 लिखा हुआ है √32 पर पावर स्क्वायर। तो अगर 32 को हम तोड़ दें, अगर 32 को हम शुरू से ही विभाजन कर दें तो देखिए क्या आएगा, देखिए लिख सकते हैं इसको 32 को 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, प्लस -3, ये क्या है, √4। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए 3 गुना, उसके बाद है 500। 500 को हम तोड़ते हैं, लिख सकते हैं 5 × 5 25 × 5 125 × 2, यानी कितना हो जाएगा 500। 5 × 5 25 × 5 125 × 2 कितना हो जाएगा 500। यहाँ पे 3। अब देखिए इसके साथ क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारा यहाँ से आराम से 4 निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो 4 गुना क्या आ जाएगा, 8 8। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है 32, ये क्यूब है, इसको देख लीजिएगा, स्क्वायर है, ये हो जाएगा क्यूब। तो क्या निकल जाएगा, क्यूब। 3 है तो 3 का क्या निकल जाएगा, 1। 2 यहां बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। और बच कितने जाएंगे हमारे पास, अगर 3 निकल जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4, यही बच जाएगा। नेक्स्ट अगर कहे तो 3 क्यूब √4
प्लस अगर इसमें 5 निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा और बच कितना जाएगा 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 एक बाहर और ये 2 और ये क्यूब रूट। अब देखिए कहानी वही तक आ गया। 5 गुना 5 25 गुना 5 कितना हो जा रहा है 125। 125 गुना 2 250 ही हो रहा है और एक 2 बच जा रहा है, यानी क्या हो जा रहा है 500। तो ये हो गया 4। क्यों? क्योंकि देखिए ये तीनों सेम कर रहे थे, इसीलिए इतना प्रयास कर रहे थे ताकि ये सेम हो जाए। तो आप कह सकते हैं 4 प्लस 5 9, 9 में कितना गया 3, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं 6, क्योंकि ये तो सब में सेम है। तो 4 माइनस 3 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 रूट 4। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आसान है, इसको देखिएगा आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि p का मान कितना है 124। एक पूरा इक्वेशन है, देखिए अगर p को इससे गुना कर देते हैं तो क्या निकलता है। देखिए p को अगर इससे गुना कर दिया जाए, देखिए p को अगर इससे गुना कर दिया जाए तो p गुना p स्क्वायर क्या बन गया p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। इसको देख के आपके दिमाग पे कुछ घंटी बजना चाहिए, ये किसका है p प्लस 1 का क्यूब। देखिए p प्लस 1 का क्या है क्यूब। देखिए कैसे p क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसका क्यूब हो जाएगा। तो आपको पता है ये घनमूल और ये घनमूल क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो निकल कितना जाएगा p प्लस 1 और p का मान दिया हुआ 124 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 125। 124 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 125। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को आप फॉर्मेट बना, पूछा क्या है इस पे फोकस करना है हमेशा। एक्स स्क्वायर बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये हमेशा आपको कंफ्यूजन में डालता है। देखिए इसको बहुत बेहद आसान से बना, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, अगर वाई गुना हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमसे पूछा क्या गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए एक्स का मान दिया हुआ है √3 प्लस √1, इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √1। वाई का बताए थे √3 माइनस √1 और √3 प्लस √1। हम आपको बताएं अगर एक दूसरे का कोई ऑपोजिट होगा तो हम आपको बताए थे अगर एक्स वाई का डायरेक्ट आप सम निकालना चाहते हैं तो आपको बताए थे अगर आपको डायरेक्टली एक्स प्लस वाई, अगर हम आपको बताए हैं पहले से भी प्रीवियस वीडियो में भी है, प्रीवियस वीडियो में भी आपका बहुत सारा मिल जाएगा कि एक्स प्लस वाई का अगर निकालना है तो बताते हैं 2ab और a प्लस बी। देख लीजिएगा फॉर्मूला, तो 2 गुना 3 और 1 क्या हो जाएगा 2 गुना 3 आपके क्या हो जाएंगे a 3, 2 गुना 3 गुना 1 6 बटे 3 माइनस 1 a माइनस बी है, सॉरी फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, देख लीजिए अगर 2ab a माइनस बी तो आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, 3 माइनस 1 2, तो 2 2 कट जाएगा और 3 गुना 1 2a प्लस बी, सॉरी 3 प्लस 1 4। फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा वापस से, कोई और फॉर्मूला दिमाग पे चल रहा है। डायरेक्टली अगर सॉल्व नहीं करना है तो ये याद रखिएगा 2 गुना 4 बटे 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। हमसे क्या पूछा है इस चीज पे फोकस करना है। देखिए एक्स वाई तो हमेशा एक होगा क्योंकि ये कट जाएगा, एक्स वाई तो हमेशा एक होगा, तो हमारा आंसर तो यहाँ एक आने वाला है। अब हमको क्यूब निकालना है, एक्स प्लस वाई पता है तो इसका क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy, यही चीज है। तो x प्लस वाई कितना निकाले 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 में 12 कितना आ जाएगा आंसर 52। देखिए इसको वैसे नहीं बनाते हैं, ये तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताया, डायरेक्टली बना सकते हैं √3 √1, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगे 2a प्लस बी 4 और a माइनस बी 3 माइनस 1 गया 2, यानी कितना आंसर आया 4। अब देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स वाई तो हमेशा 1 होगा तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए इसका 4 का क्यूब 64 माइनस 12 आंसर क्या आ जाएगा 52। आप यहीं पे देख के आंसर बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है m, तो पूछा है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बराबर क्या है 0। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ऊपर बी सी प्लस यहाँ पे बी चल जाएगा तो ए सी प्लस सी चल जाएगा तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर क्या है 0। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर।
यहां तक कोई दिक्कत? ये 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू क्या है? 0। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या रहा है? एम स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा? इन संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत क्या होता है? सभी का सम बटे 3। तो इधर सभी का सम दिया हुआ है बटे 3, तो आपको पता होगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा? बटे 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा? एम स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा रक्त जांच के में लाल कोशिकाएं पहले 2 घंटा में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। मान लीजिए शुरुआत x है, तो 10 से क्या बोल रहा है? 10%। 10% का वैल्यू 1/10, यानी 10 से क्या हो रही है? 11। फिर आप लिख सकते हैं 11 से 10, 2 घंटा में ये हुई। उसके बाद हो रहा है अगले घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से घटती है, यानी 10 में घट गया 1, तो क्या हो गया? 9/10। ठीक, 10% प्रति घंटे की दर से घटती है, फिर अगले घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से घटती है। ठीक, उसके बाद बोलती है अगले घंटे में स्थिर रहती है। ठीक, और फिर अगले 2 घंटों में 5% की दर से बढ़ती है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी क्या होगा? 21/20 गुना 21/20। ठीक, बोल रहा है मूलतः लास्ट में कोशिकाएं की संख्या कितनी है? 40,000। लास्ट में कोशिकाएं की संख्या कितनी है? 40,000। तो आपको फाइंड करना है कि 6 घंटे बाद x का अनुमानित संख्या क्या होगा। जब आप निकालिएगा तो आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0 0 यहाँ तीनों कैंसिल होगा, इधर वाला कैंसिल होगा, काट कूट लीजिएगा तो 48 0 24 पॉइंट कुछ आएगा, यानी आंसर हो जाएगा 48 0 25। कैलकुलेशन आपका है, कैलकुलेशन मॉक पे है, इसलिए हम आपको नहीं करा रहे हैं, कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेहद आसान है और बहुत ही मजेदार है और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे आपको फिगर में दे दिया ओ कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना जाएगा? 5। यहां से यहां कितना जाएगा? 5। ठीक, त्रिज्या है तो 5 5 हो जाएगा। यदि परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कर्ण पर खींचा गया शीर्षलंब, ये जो कर्ण पर खींचा गया शीर्षलंब है ये कितना है? 4। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ तो आपको पता है, आधार कितना निकल गया? 5 + 5, ए बी सी ट्रायंगल का आधार क्या हो गया? 10। ऊंचाई कितना है? 4। तो आप काट सकते हैं 5 गुना 4, क्या आंसर जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहद आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पूरा x तथा y के थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो देखिए 2:3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं नहीं 20 और 30, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। बोलता है y थैले से 5 गोलियां निकाल दीजिए, y से 5 गोली निकाल दिए तो क्या ना हो गया? 25। ठीक, y से कितना निकाल लिए? बोलते y थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैलों में डाल दिए, 5 निकालिए और इसमें क्या किए? 5 ऐड कर दिए, 25। अब क्या बोल रहा है? अब प्रत्येक थैलों में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। चलिए, आपका ये सौभाग्य है कि दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बोल रहा है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है? 25 25। नेक्स्ट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखिए समझिए। अगर ये इंफिनिटी, अगर ये चलते रहे तो इसका आंसर क्या होता है? 2। अगर ये कैरी ऑन करते रहे तो इसका आंसर क्या होता है? 2। लेकिन यहाँ पे निश्चित समय पे क्या गया? रुक गया। कितने टाइम्स में रुक गया? देखिए अगर इसका फॉर्मूला निकालना होता है, अगर इसका आंसर निकालना होता है, तो हम जानते हैं कि ये x जो संख्या है, x पर पावर 2n-1 क्या होता है? 2n-1 क्या होता है? 2n-1 बटे टू दी पावर n। ये निकालने का इसका तरीका है x का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, इस पे बैठाया हुआ है। x का वैल्यू क्या दिया है? 2। कितने बार आया है? 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 5। तो आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना, ये x नीचे लिख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखिए 2 पर पावर 2, 2n-1, आप कह सकते हैं टू दी पावर n-1। सारा पावर को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लीजिए, टू एन माइनस वन बटे टू दी पावर n, ये है पावर n। ठीक, टू दी पावर n-1, ये फॉर्मेट है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 5, 32
-1, तो क्या आ जाएगा 31, और ऊपर आ जाएगा 2 पर पावर 5। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 पर पावर 5 32 - 1 31/32। ये फॉर्मेट को याद रखिएगा। अगर कोई संख्या एक निश्चित समय तक ही रिपीट होती है तो फॉर्मूला होता है x⁻n - 1। ये पावर वाला लिखने में थोड़ा सा है, इसलिए इसको लिख देते हैं, वापस से देख लीजिए। x अगर हो तो x टू दी पावर, जब होगा तो क्या होगा (2n - 1/(2n)। इसको लिख लीजिएगा, इसी के फॉर्मेट में बैठाएं। 2 × 2 पर पावर 5 क्या हो गया 32 -1 क्या हो गया 31। ये आंसर होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। एक कहानी है और एक अन्य पुस्तक है। कहानी और अन्य पुस्तक का अनुपात क्या है 7:2। उनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। ठीक, उनमें से 1512 यानी 1512 है कहानी का पुस्तक। ठीक, तो ये कितना गुना हो गया देखिए, 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 7 कम 7 और 6 42, 216 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा 432। यानी हम पहले ही फाइंड कर लिए कि ये अन्य पुस्तक कितना 432। पूरा कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया जाने से अनुपात हो जाता है 15:4। 15 अनुपात कितना हो जा रहा है 4। ठीक, 15:4। कहानियों की क्या कर रहा है, कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। ठीक, उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। ठीक, कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया जाने से, कुछ और कहानियों के पुस्तक का संग्रह किए जाने से बोल रहा है कि अनुपात कितना हो जा रहा है 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, कुछ और कहानी। ठीक, अगर ये यहां तक देखा जाए तो ये तो पहले 432 आ जा रहा है। एक सेकेंड। ठीक, बोरा कितना रेशियो हो जा रहा है 15:4। तो देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पहले इस चीज को समझिए, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये कितना है 108, पूरा 15:4 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा गुना, ये भी तो हो जाएगा 108। तो 108 गुना हो जाएगा। ये कितना था देखिए, ये था 4, तो ये 15 गुना 108 कितना होगा, पहले एक बार निकाल लीजिए। 108 गुना 15 आप कह सकते हैं 1080, 1080 प्लस 5 108 540, यानी कह सकते हैं 0 8 4 12 1620। यानी नया पुस्तकों की संख्या क्या है 1620। पूछ रहा कितने ऐसे कहानियों को बाद में जोड़ा गया है, तो 1512 और 20 तो 8 1600 और ये क्या हो गया 100। यानी आंसर क्या हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा 108। देखिए कहानी को फिर से एक बार समझिए। क्वेश्चन था 7:2 में कहानी है, तो ये कहानी का हम संख्या पहले निकाल लिए कि 1512 और 432 आया। बोला कि रेशियो 15:4 था, तो अन्य पुस्तक तो स्थिर था, तो ये 432 हो गया। पूरा नए पुस्तकों में कितनी पुस्तकों की वृद्धि हुई, तो 1512 को अगर ये 108 गुना हुआ तो ये भी 108 गुना हुआ, तो आंसर आ गया 1620। पहले था 1512, तो अब नया क्या हो गया 108, और नया कितना जोड़ना पड़ा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यवसाय के हिस्से में एक की पूंजी का कुल एक की पूंजी का 1/6, कुल अवधि 1/6 भाग, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ क्या है फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4। चलिए हम मान लेते 6 और 4 का एलसीएम कोई भी मान लेते किसी के पास पैसा था 24 और कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, ऐसे जस्ट एज्यूम करते हैं। तो बोलता है एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो 400 हो गया। ठीक, कुल अवधि के 1/6 भाग, 12 का 6 1/6 भाग 2। ठीक, उसमें बी कुल पूंजी का 1/4 यानी कितना हो गया 600, और 1 पूंजी का कुल 1/4, कुल अवधि का 1/4 यानी कितना महीना 3 महीना। सी कुल पूंजी का शेष भाग, तो कितना बच गया 400 और 600 1000, तो इसके पास बच गया 1400। ठीक, शेष भाग पूरी अवधि यानी कितने के लिए 12 महीने के लिए किया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। अब इसको काट सकते हैं 200 400 600 700, यानी रेशियो आ गया 4:9:84। ठीक, 4 9 13 13 और 84 यानी कितना हो गया 84 97 यूनिट। क्या बोल रहा है 1904 के लाभ में टोटल कितना हो रहा है इसके पास 97 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन इसके अनुसार कितना है 19,400। तो 97 दूना कितना होता है 194, यानी एक यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 200। एक यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 200। हमसे पूछा क्या है बी का लाभ का हिस्सा, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो बी कितना है 9, 9 गुना 200, आंसर क्या आ जाएगा 1800। आंसर क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
देखिए ये x बराबर दिया हुआ है √5 माइनस √6, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। आराम से देख के ही पता चल रहा होगा, इसको तोड़िएगा तो √3 इंटू √2। अब देखिए तो √x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2। ठीक, तो √x का वैल्यू आ गया √3 माइनस √2। तो √1/√x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट पलटेगा तो ये भी हो जाएगा √3 प्लस √2। इसी का जोड़ पूछा है तो आपको पता है ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3। नेक्स्ट, चलिए, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% अधिक क्षमता है। ठीक, बी ए की तुलना में 20% अधिक सक्षम है। बी मान लीजिए ये 100 दिन में कर रहा है तो ये 120 इसका है एफिशिएंसी। क्या कहता है, बी ए की तुलना में 20% अधिक सक्षम, ठीक, यानी ये 5 और ये 6, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कार्य कितना आ जाएगा, 36 पंचे 180। आपको पता है टोटल वर्क क्या होता है, डेज इंटू एफिशिएंसी 100। ये कितने दिन में करेगा, 30। अब क्या कहता है देखिए, पूरा है, एक कार्य आरंभ करता है तथा 8 दिन कार्य करता है। कार्य आरंभ किया ए तो 5 गुना 8 कितना कार्य किया, 40। ठीक, टोटल 180 था तो बच कितना गया, 140। तो बोल रहा वही बचे हुए कार्य को बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 140 बचा, इसका एफिशिएंसी है 6, तो 2 से 70 और 3, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 70 23 दिया 69 और 1 23, 1/3। आसान है। नेक्स्ट, तो एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए एक टंकी है, एक यहाँ पे पाइप है जो जल को भर रहा है और एक टंकी है जो जल को निकाल रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि ये 5 घंटे में भर सकता है और टंकी 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये भरने वाला 5 घंटा और 36 घंटा में खाली कर सकता है। एलसीएम कुछ मान लीजिए 180 मान लिए, 5 से ये हो गया, इसका एफिशिएंसी आ गया 36 पॉजिटिव, इसका 5, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया कार्य और ये हो गया एफिशिएंसी। ठीक, बोलता है निकासी पाइप के समान क्षमता वाले कितने पाइप टंकी में लगाएं कि टंकी का पानी बाहर ना निकले। देखिए ये -5 है, इसको प्लस में लाना होगा, तो मान लीजिए ऐसा 7 नल फिट कर दिए। अगर 7 नल फिट कर दिए तो कितना आ गया, 35। तो 36 में 35 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1, यानी अब टंकी खाली माइनस में नहीं होगा। तो न्यूनतम कितना चाहिए, 7। इसका कितना, 36 भर रहा था 1 घंटे में, 5 निकाल रहा था, तो 7 पाइप अगर लगा दें, अगर 7 पाइप लगा दें तो 36 भर रहा था तो 35 निकाल रहा था, तो क्या आ जाएगा बराबर, और क्या आ जाएगा 1। तो न्यूनतम कितने पाइप लगाने होंगे टंकी में, 7। नेक्स्ट, बोला 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 मीटर है। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी 800 मीटर 800 किलोमीटर है। ठीक, एक रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, इधर भी एक रेलगाड़ी है, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है, एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है। ठीक, और बी स्टेशन की ओर से 40 किलोमीटर और बी स्टेशन की ओर, यानी इधर जा रही है, कितना इसका स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दूसरा कहता है दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। कितना चल रही है, 60 किलोमीटर। तो बोल रहे दोनों एक दूसरे को कितने किलोमीटर में पार करेगी। देखिए तो टोटल डिस्टेंस बटे सापेक्षिक चाल, अगर दोनों विपरीत चल रहे हैं तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 और 40 100, यानी कितना आ जाएगा 8 घंटा। 8 घंटा के बाद ये मिलेगा। ठीक, इसका स्पीड कितना था, 40, तो 40 गुना 8 यानी 320 किलोमीटर के बाद ए क्या करेगा, मिलेगा। यही पूछ रहा है ए स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 320 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, बोला किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 12 और 15% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये आसान है, कोई भी मान लीजिए 100 मान लेते हैं, तो बोला 12%, 112। फिर बोल रहा है कि 15% की वृद्धि होती है तो 15% कितना हो जाएगा, 115। मान लीजिए ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, ये नया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करिए, 112 गुना 115, आसान है गुना करना। देखिए 112 गुना 5 यानी कितना आ जाएगा, 560, 112 112, 0 8 5 1 6 2 8 1 1 2, ये और आपके पता है कि दशमलव पड़ जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 28.80, यानी 28 4/5। देख लीजिएगा परसेंट वृद्धि में। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है नीचे दिए गए चीज में ए बी एक जीवा है, ये क्या है, जीवा। ठीक, एंगल बी ए टी 50, एंगल बी ए टी क्या है, 50। ठीक,
तो बोल रहा है कि एंगल ए पर स्पर्श रेखा है, ठीक, 80 पर बनाई जाती है, तो एंगल, जब भी याद रखिएगा कॉर्ड और टेंजेंट, जब भी कॉर्ड और टेंजेंट मिलेगा तो वहां पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है समझिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि यहां जो एंगल बनाएगा वही एंगल आपके क्या बनाएगा, यहां पे भी बनाएगा, ठीक। तो ये भी थीटा, तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, तो ये अब क्या बन गया साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेंटल बन गया तो ये एंगल 50 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 130, क्योंकि आपको पता है दो साइक्लिक में एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण का योग हमेशा कितना होता है 180, तो अगर ये 50 है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा 130। आप पढ़े होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में अगर एक एंगल 50 है तो दूसरा एंगल क्या होगा 130, और ये 50 यहां कैसे आया, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देख लीजिएगा इस थ्योरम को, ज्योमेट्री में है, बहुत ही आसान है और ये टॉपिक अच्छा है। लास्ट, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, B2 की दोनों वर्षों में, ये हो गया B2 दोनों वर्षों में कुल बिक्री का शाखा B4 के दोनों वर्षों में, B2 का दोनों वर्ष में क्या गया 75, 5, 80, 140, ठीक, ये आ गया B2। अब B4 का दोनों वर्ष में, B4 ये हो गया तो 85 और 95, 85, 5, 90, 180, ठीक। बोल रहा है दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात, तो 20 से काटेंगे, अगर मान लीजिए 0 0 खत्म, 2 से 7 और 9, आंसर क्या जाएगा 7। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप अपना रिस्पांस दिखाइए, अभी तक आपके किसी भी वीडियो में कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट पे बताइए कि क्या और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आपके लिए क्या किया जा सकता है, अपने क्वेरी अपने डाउट्स को आप रखिए और बताइए कि क्या क्वेरी है और किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों जो भी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं उन तक फैलाइए। चलिए तब तक के लिए बाय, टाटा।